हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी स्पेशल जीके का ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आज देखेंगे व्यंजन। कल हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला शुरू की थी। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हुई हैं, आपको पढ़नी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो क्लासेस जरूर देख सकते हैं। ये हमारी जो क्लासेस हैं यूपीएसआई, कांस्टेबल और लेखपाल के लिए जरूरी हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में इस समय वैकेंसी आई हुई है यूके SSS में, जिसमें लेखपाल, पटवारी और जल निगम ये सब वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए भी हिंदी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें, इन क्लासेस को ध्यान से देखें। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपका हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। देखिए, कल की क्लास में हमने स्वरों के बारे में डिस्कस किया था। जो वर्णमाला थी उसकी शुरुआत की थी, हमने व्याकरण बताया था और वर्णमाला को किस प्रकार से विभाजित किया गया है स्वरों और व्यंजनों में, वो हमने बताया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्वरों के कितने पार्ट हैं या फिर मूल स्वरों की संख्या कितनी है, क्योंकि यदि आप किताबों में ढूंढें या गूगल पर भी ढूंढें तो जो हमें मूल स्वरों की संख्या है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसी किताब में कितनी लिखी है, किसी किताब में कितनी लिखी है। तो हमने उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया था। किस प्रकार से था, देखिए, स्वरों की जो संख्या है वो मूल होती है 10, लेकिन यदि हम उसमें एक संस्कृत का स्वर यानी कि ऋषि वाला री जोड़ देते हैं तो स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। तो यदि मूल स्वर आपसे पूछे जाएं तो आप 11 बताएंगे। यदि वर्णमाला की दृष्टि से हम स्वरों को देखें तो इसमें अंग और आहा को जो है वो लिख लिया जाता है और इन दो को जोड़कर जो स्वरों की टोटल संख्या है वो 13 हो जाती है। अंग और आहा जो है वो स्वर नहीं होते हैं, वो अयोगवाह होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं। लेकिन यदि वर्णमाला लिखी जाती है तो व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए इनको स्वरों के बाद में लिख दिया जाता है, जिसके कारण वर्णमाला के हिसाब से ये स्वरों में ही काउंट हो जाते हैं। तो वर्णमाला के हिसाब से 13 है, लेकिन यदि मूल की बात करें तो 11 है। और इसी प्रकार यदि मूल व्यंजनों की बात करें तो वो 33 है, जिसमें संयुक्त व्यंजन ऐड नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या है वो हम बताएंगे। इस प्रकार जो मूल वर्णमाला के मूल वर्णों की संख्या है वो 44 है, लेकिन यदि वर्णमाला के पूर्ण जितने भी संयुक्त और ये सब टाइप जोड़कर हम बात करें तो उनकी संख्या हो जाती है 50। वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। कल हमने स्वर पढ़े थे, उनके भेद पढ़े थे कि उच्चारण की दृष्टि से क्या टाइप्स हैं और नॉर्मली परिभाषा की दृष्टि से क्या टाइप्स हैं, किस प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया, वो सब हमने कल देखा था। आज जो हमारा मेन है वो हमारा व्यंजन है। आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्यंजन क्या है। देखिए, व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं, हमने स्वर बताए थे कि वे ध्वनियां वो वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। के लिए स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और इनके एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इनके जो उच्चारण होता है उसमें जो ध्वनियों की साउंड है 2 मात्राओं की या 2 से अधिक मात्राओं की निकलती है, तो उस हिसाब से भी हम उच्चारण की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। हमें फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, डेफिनेशन जो है बहुत रेयरली पूछ ली जाती है। फैक्चुअल चीजों पर हम आएंगे। हमने अभी आपको संख्या बताई कि जो व्यंजन है, मूल व्यंजन, उनकी संख्या होती है 33। ठीक है, जो मूल है उनकी होती है 33। अब हम देख लेते हैं वो है कौन कौन से। देखिए, इसी के साथ साथ मैंने अभी यहाँ पर वर्णमाला जो व्यंजन है वो लिख रही हूँ और उसके साथ साथ हम इधर टाइप्स भी देख लेंगे, तो हमारी 2 चीजें कवर हो जाएंगी। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व,
श, स, स, ह। तो ये हमारे जो मूल व्यंजन हैं वो हैं। देखिए ये टोटल 5-5 की लाइन है, वर्ग बने हुए हैं 5-5 के, तो ये 25 हो गए और इसमें ये 8 और जोड़ लिए, 25 और 8 कुल मिलाकर हमारे जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 हो गई है। तो ये हमारे व्यंजन हैं। अब हम इनके टाइप्स यदि देखें, व्यंजन के भेद यदि हम देखें तो भेद कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला भेद आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो पार्ट है वो हमारे मुख के अन्य पार्ट्स को स्पर्श करता है और वापस चला जाता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हमारे 25 होते हैं। इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 25। इन्हें वर्गों में बांटा गया है 5 वर्गों में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसको का बोलेंगे, इसको चा बोलेंगे, इसको टा बोलेंगे, इसको ता बोलेंगे और इसको पा बोलेंगे। जो स्टार्टिंग का अक्षर है, जो स्टार्टिंग का व्यंजन है, उसी के नाम पर पूरे वर्ग का नाम जो है वो रख दिया जाता है। तो 5 वर्ग आ गए इसमें, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, सॉरी फा नहीं पा है। तो ये हमारे 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके पश्चात आता है अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन, ये वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो नाक है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो हवा है वो नाक से निकलती है। इनके उच्चारण में जो वायु है वो नासिका मार्ग से निकलती है। वायु नासिका मार्ग से निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? जो अभी हमने ये पढ़े थे ना, वहां ये सॉरी का, चा, टा, पा, फा, जो भी है ये, इनका जो लास्ट वाला वर्ण है पांचों का, पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक व्यंजन में आता है, जिसमें है ड़, उआ, न, ण और माँ। आप इनको साउंड, इनको आप बोलकर देखेंगे तो इनकी जो, इनको बोलते समय जो वायु है वो हमारी नाक के सहायता से जो है वो मुख से बाहर आती है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं अनुनासिक व्यंजन। इसके पश्चात आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ये किस प्रकार से हैं? जब इनका उच्चारण किया जाता है, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, तो जो पूरा मुख है वो संकुचित हो जाता है और जो हवा है वो मुख के बीच से निकल जाती है। जैसे य, रा, ला, व। आप ये बोलेंगे तो आपका जो मुख है ना, वो आपका जो पूरा मुख है वो क्या होगा? संकुचित हो जाएगा, और संकुचित होने के बाद जो हवा है वो बीच से निकलेगी। तो ये जो चारों उदाहरण हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के होते हैं। य, रा, ला, व इसमें नहीं है, ला तक है ये, तो ये व है। तो ये 4 जो है वो हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म से मतलब गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है या थोड़ी सी सरसराहट के साथ जो व्यंजन है वो बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, सा और ह, इन चारों की ध्वनियों में जो हवा है वो हमारे मुख से निकल रही है ऊष्म रूप से, यानी कि थोड़ी थोड़ी गर्माहट के साथ निकल रही है, तो इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह, ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी तक हमने बचपन में भी नहीं पढ़ा। उत्क्षिप्त व्यंजन बचपन में हम ये पढ़ लेते थे, ये पढ़ लेते थे, ये पढ़ लेते थे, लास्ट पार्ट आएगा वो पढ़ लेते थे, लेकिन ये हम नहीं पढ़ते थे। लेकिन आजकल के एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जिसमें जो हमारी जीभ है उसकी जो नोक है वो उल्टी होती है
और फिर हमारे तालू से टच करती है। तालू जो होता है वो जीभ के ऊपर वाला जस्ट हिस्सा जो मुंह के ऊपर यहाँ पर होता है उससे टच करती है और झटके के साथ जो है वो हट जाती है। जैसे यदि हम ड़ा बोलेंगे, ये वाला ड़ा बोलेंगे तो ला, मतलब ये जो जीभ का पार्ट है उल्टा हुआ, उल्टे होकर वो नोक वहां पर टच हुई और फिर वापस झटके के साथ हटी, तो उनको हम बोलेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ की नोक उल्टी होकर तालू से टकराती है, तालू से टकराकर झटके से हट जाती है। जो जीभ की नोक है वो उल्टी होती है, तालू से टकराती है, झटके से हटती है। वो कौन कौन से है देखिए, एक तो ड़ा है और एक ये वाला ड़ा है, 2 ड़ा हो गए। तो ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। 5 हो गए हमारे। स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिया 25 हैं। शुरू के जो 5 वर्ग हैं उन्हीं को बोला जाता है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। अनुनासिक व्यंजन क्या है, वायु जो है वो नासिका मार्ग से निकलती है, इसलिए अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, मुख जो है वो पूरा सिकुड़ जाता है लेकिन हवा बीच से निकल जाती है, तो य र लावा। और ऊष्म जिसमें जो थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है उसके हिसाब से वो बोले जाते हैं, तो वो ऊष्म हो गए। और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, इनके उच्चारण में जीभ की जो नोक है वो उल्टी होती है, तालू से टकराती है और फिर नीचे आ जाती है, तो उस प्रकार से उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। हमारा एक टाइप और बचा है, वो है संयुक्त, हम उसको कर लेते हैं। फिर हम इनका उच्चारण और पढ़ेंगे और फिर हमारा वर्णमाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो व्यंजन आते हैं जो मूल व्यंजनों में नहीं गिने जाते लेकिन होते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 पार्ट हमारा संयुक्त व्यंजन। परिभाषा इसकी ये है, 2 या 2 से अधिक वाले हैं नहीं लेकिन फिर भी, या व्यंजनों के संयोग से ही बनते हैं। ये व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन। संयोग किस प्रकार से देखिए, 4 होते हैं, श, त्र, य और श्र। ये 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे हैं मैं अभी बताऊंगी। 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि यदि हम श की बात करें तो ये क से मिलकर बनेगा और श से मिलकर बनेगा। ये हलंत इसलिए है क्योंकि क की आधी ध्वनि है, जिसकी आधी ध्वनि होगी उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। क श से मिलकर जो है वो क्ष बनता है, क्ष। आधा का आ जाएगा और श पूरा आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम त्र की बात करें तो आधा ता और र, त्र, आधा ता और र। इसी प्रकार य की बात करेंगे, देखिए ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर हम य की बात करें तो आधा ग और य आना चाहिए, लेकिन इसमें ज, आधा ज वहां आता है। ये कंफ्यूजिंग है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और उसमें ऑप्शंस भी जरूर होते हैं, ग और या भी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग और या इसका होता है, विच्छेद यदि हम करेंगे होता है, लेकिन उच्चारण से होगा। यदि सिर्फ उच्चारण की बात की जाए, उच्चारण की दृष्टि से बात की जाए तो ग और या होगा, लेकिन यदि लिखित रूप में देखा जाए तो ज और उमा होता है। ज जो है वो आधा आता है, उमा जो पूरा आता है। उसके बाद श्र है, श्र में सर्जम वाला श आधा और र पूरा। तो ये संयुक्त व्यंजन जो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि हमारा क्ष है तो आधा का और श, त्र है तो आधा ता और र, य है तो ज और वहां, और उच्चारण से यदि आ जाए तो ग और य, और श्र, श और र। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा जाता है क्योंकि ये 2 प्रकार से है। तो यदि पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से जो ज्ञा है उसका संधि विच्छेद करना तो ये होगा, लेकिन लिखित रूप में यदि कुछ ना आए तो आप इसको लगा कर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन, हमारे व्यंजन हो चुके हैं। अब हम इनका उच्चारण और देख लेते हैं, जैसे हमने स्वरों में देखा था। बस हमारी क्लास खत्म है। उसके बाद इसकी सहायता से ही बताऊंगी उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहीं पर बता रही हूं मैं। कंठ
तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये 4 स्थान है हमारे मुख के। कंठ का मतलब जो हमारे मुख का अंदर वाला ये गले वाला हिस्सा होता है उसे कंठ बोलते हैं। तालु हम बोलते हैं जो हमारा दांत के पीछे का हिस्सा होता है उसको तालु बोलते हैं, और उससे भी पीछे का हिस्सा जो होता है मूर्धा बोलते हैं। ट मतलब उससे उल्टा वाला। ता को यानी कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है उसे दंत सबको पता है दांत, और होंठ माने ओष्ठ। तो ये हमारे 4 वर्ग हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 5 जो है वर्ग ये इस प्रकार से बटे हुए हैं। आप इसको याद कर लें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बस आपको ये याद हो जाएगा, कंठ पे आ जाएगा ये, तालु पे आ जाएगा ये, मूर्धा पे आ जाएगा ये, दंत पे आ जाएगा ये, ओष्ठ पे आ जाएगा ये। इसके बाद आता है दंतोष्ठ। एक दंतोष्ठ है, एक काकल्य है, तो उनको हम देखते हैं। देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको मिटा लेते हैं। देखिए अगला है हमारा दंतोष्ठ, उससे अगला हमारा वर्ष, उससे अगला हमारा काकल्य। दंतोष्ठ देखिए 2 पार्ट्स हैं इसके, दंत प्लस ओष्ठ। मतलब ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए हमें दांत और होठ दोनों लग रहे हैं, दोनों की आवश्यकता हो रही है उच्चारण में, उस वर्ड को हम बोलेंगे दंतोष्ठ। तो ऐसा सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है वो दंतोष्ठ में आएगा। वत्स की बात करें तो वो वर्ड जिनके लिए वत्स की बात करें तो रा और ला, और एक और है इसमें कहीं कहीं पर ना भी लिखा होता है। तो वत्स में क्या हुआ कि वो वर्ण जिसको बोलने के लिए हमारे मुख का वो हिस्सा जिसमें हम दंत का भी प्रयोग हो रहा है और थोड़ा अंदर का जो कंठ है उसका प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वत्स। तो वो है ना, रा और ला। काकल्य में हा आता है सिर्फ, हा मतलब अंदर की जो स्वर यंत्री है वो सारी ध्वनि बिना किसी बाधा के बाहर निकल आती है, तो वो हो गया हमारा काकल्य वाला मतलब हा। तो इस प्रकार ये हमारे वर्ण जो है वो कंप्लीट होते हैं। जो तालु से बोले जाने वर्ण है उसमें 2 और जोड़ लिए जाते हैं, वो है श और या। ये मैं बताना भूल गई। तो श और या जो है वो तालु से बोले जाते हैं, तो इनको वहां पर ऐड कर लिया जाता है। अब हम आते हैं बस दो प्रकार और बताइए, एक है घोषत्व और एक है घोषत्व के आधार पर, और एक है प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष, ये वो है। घोषत्व से 2 हैं, अघोष और घोष। प्राणत्व के आधार पर भी 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए घोषत्व का अर्थ है कंपन और प्राण का अर्थ है हवा। इनको कंपन के आधार पर बांटा गया है जो घोष वाले हैं, और इनको वायु के आधार पर यानी हवा के आधार पर बांटा गया है प्राणत्व वाले। अघोष और घोष मतलब जिनमें जो कंपन है बहुत कम होता है और जिनमें कंपन अधिक होता है उन्हें घोष बोला जाएगा। जिसमें कम हवा का प्रयोग हो रहा है, कम हवा निकल रही है, उन्हें अल्प प्राण, और जिनमें ज्यादा हवा निकल रही है उन्हें महाप्राण। इन्हें हम एक बार और देख लेते हैं, बस हमारा खत्म हो जाएगा फिर। देखिए बहुत सिंपल है। अघोष में क्या होगा, जो शुरू के ये 2 हैं ये अघोष में आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग के, और जो शुरू ये सारे अघोष में आ गए। च, छ, ट, ठ, त और थ, प और फ। ये सिर्फ स्पर्श व्यंजनों में होता है। जो शुरू के 2 हैं वो आ गए अघोष में, और जो लास्ट के 3 बचे वो आ जाते हैं घोष में। ग, घ, ड़, ज, झ, व, ड, ड़, ड़। ये आप आगे कर लेंगे। तो जो शुरू के 2 हैं वो अघोष में आ गए, जो लास्ट के 3 बचते हैं प्रत्येक वर्ग के वो घोष में आ जाते हैं। अल्प प्राण में क्या है, स्किप है। क, ग, ड़, च, ज, व, ट, ड, ड़। इस तरीके से, जैसे क फिर ग फिर ड़, ऐसे च, ज, व। ये प्रत्येक वर्ग में होगा। और जो महाप्राण है उसमें क्या होगा, ख, घ, छ, झ, ठ और ड़। तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के लिए आप लिख लेंगे आगे। अघोष में क्या है, शुरू के 2
और लास्ट के 3 आ गए घोष में प्रत्येक वर्ग में। और अल्प प्राण में क्या है, स्किप करके क फिर ग फिर घा, एक एक छोड़कर। और इसमें महाप्राण में क्या है, फिर जो बचे हुए होंगे वो महाप्राण में आ जाएंगे। तो ये हमारा व्यंजन का जो क्लास है, व्यंजन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। हमारे स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।